तो क्लास 10 फिजिक्स में जो पहला चैप्टर का सेकंड पार्ट है वर्क एंड एनर्जी, पावर कहाँ गया बीच में, वर्क पावर एंड एनर्जी, चलो पावर भी है वैसे इसमें, पावर कॉन्सेप्ट भी है, ठीक है। तो नोट्स बच्चे ने लिखे थे लेकिन यहाँ पर कुछ पानी आ गया तो जिससे थोड़ा खराब हो गया, तो काफ़ी मेहनत से लिखे इसलिए मैंने दोबारा नहीं लिखवाया। तो क्या करेंगे हम लोग एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। मैं बता दूंगा यहाँ पर कौन सा वर्ड था, मैं बता दूंगा, ठीक है। तो चलो वर्क का मतलब क्या होता है, पहले भी हम लोग ने सीखा है, क्लास 8 में भी सीखा है वर्क का मतलब, फिर 9th फिर 10th है। सो व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड, when a force is applied on an object to produce a displacement in the direction of the applied force, it is called that work is done। मतलब आपका कोई एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर आपने यहाँ पर क्या किया, कुछ फोर्स लगाया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, तो ज़रूरी नहीं है कि इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, तो वर्क पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकता है। अगर फोर्स आप लगा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट भी इस तरफ हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं वर्क पॉजिटिव है, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट भी सेम डायरेक्शन में हो रहा है तो हम बोलेंगे वर्क पॉजिटिव है। लेकिन अगर सेम डायरेक्शन पे नहीं भी हुआ, अपोजिट डायरेक्शन में, तो बोलेंगे वर्क नेगेटिव, बट वर्क होगा। तो कुल मिलाकर इन शॉर्ट में अगर बोलूँ, उस ऑब्जेक्ट की फोर्स लगाने पर उस ऑब्जेक्ट की क्या चेंज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है। उसकी क्या हो रही है, काइनेटिक एनर्जी अगर चेंज कर पा रहे हैं हम लोग, तो हम बोलेंगे वर्क हुआ है, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी मतलब कई मोशन है ना, अगर वो चेंज कर पा रहे तो हम बोलेंगे वर्क हुआ है। तो अब यहां पे देखो वर्क क्या है, इज ए स्केलर क्वांटिटी। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। इट हैव मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन, डायरेक्शन नहीं है। लेकिन साथ ही में अगर फोर्स की बात करें तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, यानी फोर्स के लिए डायरेक्शन की जरूरत है, जिसकी वजह से वर्क ओवरऑल नेगेटिव में आ जाता है ड्यू टू फोर्स की वजह से। तो वर्क तो होता ही होता है, वर्क होता ही है। आप फोर्स लगा रहे हो, चाहे डिस्प्लेस इधर हो या इधर हो, काम हो रहा है, क्योंकि एनर्जी खर्चा हो रही, काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही। बात अलग है कि वर्क नेगेटिव में आ रहा है, समटाइम वर्क जीरो में भी आ जाता है अगर परपेंडिकुलर हो रहा है। तो ठीक है, देखते हैं। तो पहले हम लोग जान लें वर्क का फॉर्मूला। तो वर्क इज इक्वल टू, हमने फोर्स लगाया और उस फोर्स से डिस्प्लेसमेंट हुआ, उस फोर्स लगाने से डिस्प्लेसमेंट हुआ। मतलब कि आपने अगर दीवार पे, एक दीवार है जो कि फिक्स है, फोर्स लगा रहे हो, अगर दीवार को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहे, उस वॉल को आप डिस्प्लेस नहीं कर पा रहे, तो यानी डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो वर्क क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। ऐसा ही यूनिट वर्क क्या है, वर्क इज इक्वल टू, क्योंकि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स के लिए क्या होती है, न्यूटन होती है, डिस्प्लेसमेंट की मीटर होती है, तो एनएम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एनएम हो जाएगी। और उसी को हम लोग साइंटिस्ट के नाम पर जूल बोलते हैं, एनएम को ही न्यूटन मीटर के जूल नाम दे दिया। यहाँ पे कुछ कन्वर्जन भी है, तो कन्वर्जन भी समझ लेते हैं कि 1 किलो जूल में, 1 किलो जूल, किलो है तो मतलब 1000 जूल हुआ, क्योंकि जूल तो हमारा क्या ऐसा ही यूनिट है, 10 की पावर 3 जूल। लेकिन साथ ही में अगर 1 किलो जूल को ERG में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 10 की पावर 7 ERG। ERG आपका सीजीएस यूनिट है। कौन सी यूनिट है, सीजीएस यूनिट है। किलो जूल नहीं होगा, 1 जूल होगा। ये 1 जूल इज इक्वल 10 की पावर 7 ERG होता है, ठीक है, ठीक है। तो ये करेक्ट कर लेना, ये क्या है, 1 जूल इज इक्वल 10 की पावर 7 ERG। जैसे कि 1 न्यूटन में अगर हम फोर्स को, भाई ये न्यूटन क्या है, एसआई यूनिट में हमारा है ना, न्यूटन क्या है, एसआई यूनिट में। अगर इसको सीजीएस से बदलना है तो क्या करते हैं, 10 की पावर 5 क्या, डाइन, ठीक है ना। तो डाइन क्या हो जाएगा, डाइन न्यूटन का ही सीजीएस यूनिट हो जाएगा, सीजीएस प्लेटफॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना। और 1 जूल इज इक्वल टू, फिर से यहाँ लिखे दे रहा हूँ मैं, 1 जूल इज इक्वल टू 10 की पावर 7 ERG, ठीक है ना। तो ERG आपका सीजीएस यूनिट में हो जाएगा। सीजीएस यूनिट मतलब ये है कि फोर्स अगर डाइन में दिया हुआ है, फोर्स अगर डाइन में दिया है तो डिस्प्लेसमेंट किस में ले सकते हैं हम लोग, सेंटीमीटर में ले सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे बात करेंगे कि यार 1 जूल ऑफ वर्क का मतलब क्या होता है। तो आपको पता ही है फॉर्मूला क्या है कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। मतलब कि अगर हमने 1 न्यूटन फोर्स लगाकर
हमने कितनी ताकत लगाई, 1 न्यूटन फोर्स लगा के 1 मीटर ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कर दिया। 1 न्यूटन फोर्स लगा के 1 मीटर ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस कर दिया, उसे बोलेंगे 1 जूल काम हुआ है। क्या बोलेंगे, 1 जूल काम हुआ है। ठीक है ना। तो फोर्स शुड अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड, डिस्प्लेसमेंट नहीं डिस्प्लेस्ड। ठीक है ना। तो थोड़ी बहुत इंग्लिश लैंग्वेज भी मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे गलत किया बच्चे ने। टाइप्स ऑफ वर्क, पॉजिटिव वर्क। अच्छा हाँ, टाइप्स ऑफ वर्क देखेंगे। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि अगर आपने क्या किया कि एक फोर्स है ना कुछ इस डायरेक्शन में लगाया, फोर्स का डायरेक्शन ये है, और ये जो गुड्स है ना, ये जो भी ऑब्जेक्ट है, ये भी डिस्प्लेस हो रही है सेम डायरेक्शन में, डिस्प्लेस हो रही है फोर्स के ही डायरेक्शन में, तो हम बोलेंगे वर्क कौन सा हुआ, पॉजिटिव हुआ है। तो एक्चुअली में इसका फॉर्मूला क्या है, वर्क का अगर पूरा फॉर्मूला देखेंगे तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के लिए बड़ा एस दिया, बड़ा एस इनटू कॉस थीटा, कॉस थीटा लगाया जाता है क्योंकि फोर्स मैंने क्या कहा, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। देखो अब ये देखो, डिस्प्लेसमेंट भी इस तरफ है और फोर्स भी इसी तरफ था, यानी यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो गया कि सेम डायरेक्शन पे हो गया ना। देखो समझो ये वाला फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है, सेम डायरेक्शन हुआ। सेम डायरेक्शन में एंगल कितना बना, एंगल कितना बना, 0 एंगल हुआ। ये दोनों ही सेम एक दूसरे के ऊपर ही है, 0 एंगल हुआ, तो cos 0 हो जाएगा, cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री का मतलब होता है 1, cos 0 डिग्री वैल्यू क्या आती है, 1 आती है, तो इंटू 1। तो आंसर ओवरऑल पॉजिटिव में ही आएगा। ठीक है ना। इसके न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे तो कुछ और चीज़ें भी सीख लेंगे। ठीक है ना। मतलब न्यूमेरिकल में थोड़ा और कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। ठीक इसी तरह पॉजिटिव वर्क, अगर निगेटिव वर्क की बात करें, निगेटिव वर्क की बात करें, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है, आपने फोर्स तो इस तरफ लगाया था, फोर्स तो राइटवर्ड लगाया था, लेकिन 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 जो गुड्स हो रही है वो किस तरफ डिस्प्लेस हो रही है, अपोजिट की तरफ। जो ऑब्जेक्ट है अपोजिट डिस्प्लेस हो रहा है। क्यों हो रहा है, वो एक अलग मैकेनिज्म है, वो बाद में हम लोग समझेंगे, लेकिन हो रहा है। अरे ग्रेविटी वाला ही देख लो, नहीं तो बॉल तुमने ऊपर फेंकी, बॉल ऊपर जा रही है, बॉल कहाँ जा रही है, ऊपर, जबकि ग्रेविटी नीचे खींच रही है, लेकिन बॉल फिर भी ऊपर जा रही है। तो अपोजिट हुआ ना, ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में देखेंगे अपोजिट हुआ, ग्रेविटी नीचे खींच रही थी, तुमने बॉल ऊपर फेंक दी। जब बॉल तुमने ऊपर फेंकी तो उस टाइम तो ग्रेविटी नीचे लगा रही थी, और ग्रेविटी एक टाइम पर कामयाब भी हो जाती है बॉल को रोकने के लिए, अपने पास वापस खींचने के लिए, तभी तो बॉल वापस आ जाती है। लेकिन जब बॉल ऊपर जा रही है तो वही हुआ ना, फोर्स ग्रेविटी मतलब एक्सेलरेशन, फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन होता है वो नीचे खींच रहा है। ठीक है, ग्रेविटी फोर्स, और बॉल ऊपर जा रही है, अपोजिट हुआ कि नहीं, मतलब नेगेटिव वर्क हुआ। तो यहाँ पर क्या हो, नेगेटिव वर्क हो जाएगा। फॉर्मूले से भी समझ सकते हो कैसे, एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तुमने फोर्स लगाया, समझो 10 न्यूटन लगाया, ऐसे बताने के लिए बोल रहा हूँ, और डिस्प्लेस भी 2 मीटर, लेकिन 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 अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। अब देखो एक लाइन तुम्हारी ये है फोर्स की, और गुड्स की डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, अपोजिट हो रहा है, देखो अपोजिट है ना, फोर्स इधर डिस्प्लेस इधर, तो कितना डिग्री हुआ, 180 डिग्री हुआ। कितना हुआ, cos 180 डिग्री हुआ, तो cos थीटा 180 डिग्री। ठीक है, 10 इंटू 20 आप 200, 10 इंटू 2 इंटू 20 न्यूटन मीटर कर सकते हो, लेकिन cos 180 की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। cos 180 की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। तो माइनस के 20 न्यूटन मीटर यानी 20 जूल आप कह सकते हो, 20 जूल यानी माइनस में वर्क आ गया, माइनस में वर्क आ गया। ठीक है ना, तो इसको हम कहते हैं निगेटिव वर्क, इसको कहते हैं हम लोग निगेटिव वर्क। ठीक है ना। तो ठीक इसी तरह जीरो वर्क भी होता है कि वर्क तुमने किया ही नहीं। ठीक है, तो ये नेगेटिव वर्क के बारे में जो मैंने बताया। अब ये जीरो वर्क कब होगा, जैसे कि आपने फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा फॉर्मूला लगाया। अब एग्जाम्पल के तौर पे कुली का एग्जाम्पल ले लो। कुली जैसे देखो सामान इस तरह रखे हुए हैं सर पे, साइड व्यू बना रहा हूं मैं, साइड व्यू वही है। ठीक है, तो वो इस तरीके से जा रहा है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जो ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है, राइटवर्ड हो रहा है।
ठीक है। लेकिन जो ग्रेविटी है, जो उसको वजन जो लग रहा है, वजन किसकी वजह से लग रहा है? वजन, ये जो सामान का वजन किसकी वजह से लग रहा है? एम इंटू जी। मास तो है लेकिन जी है, तभी तो वजन लग रहा है, वेट लग रहा है। वेट का फॉर्मूला क्या होता है? वेट मतलब क्या? फोर्स होता है एक तरीके से, एम इंटू जी। ग्रेविटी की वजह से इसको सर पे वजन लग रहा है, वेट लग रहा है। वेट जो होता है एम इंटू जी, तो वेट का भी न्यूटन, ये जो यूनिट होती है वो न्यूटन ही होती है। फोर्स और वेट एक तरीके से एक ही होते हैं, न्यूटन ही होती है। वेट की भी यूनिट न्यूटन में होती है। तो ग्रेविटी की वजह से लग रहा था वजन, लेकिन वो जा किस तरफ रहा है? इस तरफ रहा है, यानी ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस इस तरफ हो रहा है। फोर्स जो ग्रेविटी लगा रही है वो नीचे की तरफ लगा रही है। कुल मिला के देखो एंगल कैसे बन रहा है, ये हुआ तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट। गोली ऐसे सामान लेके जा रहा है, लेकिन वो एट ए टाइम ग्रेविटी इस तरफ खींच रही, तभी इसको वजन लग रहा है सर पे। तो कुल मिला के 90 डिग्री हो गया। तो समझो फोर्स 10 न्यूटन है, समझो कि कुली 2 मीटर चला और कॉस क्या है? 90 डिग्री। तो 20 इंटू 90, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? इतनी आप 9th में ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों ने पढ़ी होगी कि कॉस 90 डिग्री वैल्यू 0 होती है। तो ओवरऑल वर्क क्या आ गया? 0 आ गया, है ना। वर्क क्या आ गया? 0 आ गया। ये है कॉन्सेप्ट आपका, नेगेटिव वर्क, पॉजिटिव वर्क, 0 वर्क का। हाँ, कॉन्टेस्ट दे सकते हो। अगर आप बोलोगे कि ग्रेविटी के टर्म में देखेंगे तो 0 वर्क है, लेकिन यहाँ पे इस पर्सन जो कुली के टर्म में देखेंगे तो इसने वर्क किया है, क्योंकि फोर्स अपनी बॉडी अपनी जो केमिकल एनर्जी, वो केमिकल एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा है ना, वो मतलब फोर्स ताकत लगा रहा है, अपनी एनर्जी खर्चा कर रहा है, तो इसने काम किया, ठीक है। लेकिन ग्रेविटी के टर्म में देखेंगे तो ग्रेविटी नीचे खींच रही थी, ग्रेविटी ने कितना काम किया, ड्यू टू ग्रेविटी काम कितना हुआ, वो वर्क 0 माना जाएगा ड्यू टू। समझिए। तो ये नोट्स है ना, जो मैं पढ़ाता जा रहा हूँ एक एक पेज, वीडियो पॉज करके पहले नोट कर लेना, उसके बाद ही आगे बढ़ना, ठीक है। तो आते हैं नेक्स्ट एनर्जी में। वर्क, वही जो वर्क हमने किया ना वही एनर्जी है। तो इट इज कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज एनर्जी, मतलब काम करने की कैपेसिटी को एनर्जी बोलते हैं। वही क्या है? उसके SI यूनिट क्या है? जूल है, जो हमने वर्क में देखा। तो एनर्जी आप कई जगह कई फॉर्मूले, बहुत फॉर्मूले एनर्जी के, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सबके अपने अपने फॉर्मूले हैं। सबकी यूनिट जूल, सबकी यूनिट जूल, ठीक है। ठीक है। तो अगर काम हो रहा है मोशन में, कुछ वर्किंग मोशन में है, मूव कर रही है, तो हम बोलेंगे कि उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। उसके अंदर क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। अगर कोई चीज़ रुकी हुई है लेकिन फिर भी उसके अंदर एनर्जी है, आप बोलो सर रुकी हुई क्यों एनर्जी है? जब वो रुकी है तो सर क्यों एनर्जी है? देखो हमने ना इलास्टिक एक बोलिए ना, क्या बोलते हैं, इलास्टिक खींच के मारते हैं। इलास्टिक आपने ये होता है एरो, और उसका जो बो एंड एरो होता है, तो बो को ऐसे करके खींचते हैं हम लोग, एरो को होल्ड करके ऐसे करके खींचा। अब देखो खींच के रखा, यानी वो एरो मालूम है कौन सी एनर्जी आ गई? उस एरो में पोटेंशियल एनर्जी आ गई। उस एरो में कौन सी एनर्जी आ गई? पोटेंशियल एनर्जी आ गई। देखो हम लोग एनर्जी में क्या क्या बातें करेंगे मालूम है? पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। हम लोग बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी की। फिलहाल इसमें ऐसे तो बहुत होते हैं, बट इसमें काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे, ठीक है। फोर्स से रिलेटेड वर्क हमने देखी, ये दो की मेनली हम लोग बात करेंगे। ये दो टॉपिक को कवर करेंगे एनर्जी में, फिर बाद में पावर है, ठीक है ना। यही दो एनर्जी की बात करेंगे हमने फिलहाल इस चैप्टर में, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल, ये मैंने कहा जैसे कि डैम में पानी रुका हुआ है, मतलब जो मूव होने के लिए बेताब हो, जो ऑब्जेक्ट मोशन करने के लिए क्या हो, बेताब हो, तो उसे बोलेंगे पोटेंशियल, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। जैसे डैम में पानी गिरने के लिए बेताब है। एरो जब ने खींचा, वो खींची, तो एरो है ना तुम्हारे हाथ से छूटने के लिए क्या है? बेताब है, तो उसको बोलेंगे, मतलब एक आसान अल्फाजों में मैं बताना चाह रहा हूँ, वहीं बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक तुमने खींच के रखी, अब देखो उसको छोड़ो कैसे दूर से लगेगी वापस आकर, है ना। तो जो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने के लिए बेताब हो, ऐसे भी कह सकते हो टेक्निकली, तो उसके अंदर मतलब पोटेंशियल एनर्जी है। फिलहाल ये रुकी हुई है, मतलब उसमें मोशन नहीं है। तो डैम हो गया, बो एंड एरो कह सकते हो, ठीक है ना। इलास्टिक खींच के रखा है, अगर हमने खींच के रखा है तो ये सब इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी में तो बहुत सारी चीज़ें मूविंग ऑब्जेक्ट जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी होता है, मूविंग ऑब्जेक्ट है। तुमने पत्थर
किसी को फेंक कर मारा, शीशे में मारा, किसी शीशा तोड़ना है, पत्थर तुमने फेंका तो पत्थर के अंदर पत्थर दौड़ मतलब फ्लाई करते हुए या ऐसे जा रहा है ना, पत्थर को फेंका, पत्थर के अंदर क्या है, मोशन, पत्थर के अंदर क्या मोशन। तो काइनेटिक का मतलब क्या होता है भाई, काइनेटिक के अंदर मोशन ही होता है। काइनेटिक का मतलब क्या होता है, मोशन ही होता है, ठीक है ना। तो उस मोशन की वजह से उस पत्थर में एनर्जी है, तभी तो शीशा तोड़ पाएगा। कार आगे टकरा गई, देखो कितना नुकसान हो जाता है, कितना बड़ा कोलैप्स, कॉलिजन हो जाता है, क्योंकि कार के अंदर एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी। इसी तरह से पोटेंशियल, अरे बोर एरो फेंक के मारोगे तो ऐसे ही, पोटेंशियल नहीं था ऐसे ही वो एरो इतनी स्पीड में चला गया, ऐसे ही चला गया क्या। डैम में पानी छोड़ो, अभी देखो बाढ़ आ जाती, फ्लड आ जाता है, ऐसे ही, मतलब उसके अंदर कुछ एनर्जी थी। तो ये कहानी थी पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी। सो भाई एनर्जी का जो यूनिट है एसआई यूनिट तो जूल ही है हर जगह, चाहे वो पोटेंशियल हो चाहे वो काइनेटिक हो, ठीक है, कुछ भी हो, ठीक है ना, वो जूल होगा। तो अब अगर हम बोलेंगे मैकेनिकल एनर्जी, मतलब अगर पूरा मैकेनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझ लो यहाँ पर मैकेनिज्म में पूरा देख रहे हैं, इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि अगर तुमने समझो एक बॉल है, ये तुमने हाथ से फर्स्ट फ्लोर में खड़े थे और हाथ से इसे पकड़े हुए थे, तो ग्रेविटी की वजह से इसके अंदर काफ़ी पोटेंशियल एनर्जी थी। वो बॉल है ना, ये जो बॉल है ये नीचे गिरने के लिए बेताब हो रही है, मुझे भाई छोड़ दे, मैं नीचे फौरन गिर जाऊँ, है ना, क्योंकि ग्रेविटी खींचना चाहिए। इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी मान लो 10 जूल के एनर्जी से ये गिरना चाहिए, इतनी मतलब है ग्रेविटी, इतना इसको पकड़े हुए हैं। तो क्या हुआ, तुमने बॉल को छोड़ा, जैसे बॉल को छोड़ा, रेड पे ना, जैसे बॉल को छोड़ा तुमने, तो इसके अंदर क्या आएगी, इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, क्योंकि मोशन हो गया। क्यों, क्योंकि मोशन आ गया। तो समझो बॉल यहां आकर फिर गिर गई, ये जमीन में आकर गिरी, यही यहां तक के सिस्टम माना हुआ है। आप बोलो तो ग्रेविटी जमीन के अंदर और भी रह सकती है, लेकिन सिस्टम यहीं तक माना हुआ है, ठीक है ना। तो अब देखो यहां पर क्या हुआ, जब बॉल मोशन में आई तो कुछ काइनेटिक एनर्जी आ गई पूरे सिस्टम में। देखो यहां पर क्या हो गई, बॉल रुक गई, बॉल क्या हो गई, स्टॉप हो गई, मतलब रुक गई, गिर गई, जो भी है, यहां पे रुक गई, यहां पे रुक गई, मतलब यहां पर जब बॉल हिट हुई, बॉल क्या हुई, जमीन पे हिट हुई, या तुम्हारे हाथ में हिट हुई, तुम्हें जोर से लगेगी कि नहीं लगेगी, जोर से लगेगी। क्यों लगेगी, क्योंकि यहां पर क्या है, तुम्हारा मैक्सिमम मोशन है ना। जितना बॉल नीचे जाएगी इसका मोशन बढ़ता जाएगा। बॉल ऊपर से फेंकोगे ना, स्पीड, क्योंकि ग्रेविटी मतलब क्या, एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, स्पीड बढ़ाते हुए जाना। तो यहां पर जब बॉल टकराएगी तो बिल्कुल मैक्सिमम वेलोसिटी से टकराएगी, मैक्सिमम मोशन रहेगा, या मैक्सिमम वेलोसिटी रहेगी, वेलोसिटी। तो मैक्सिमम वेलोसिटी का मतलब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। यहां पे पोटेंशियल एनर्जी रुकी हुई थी बॉल, यहां पे काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, 0 थी, बॉल रुकी थी यहां पर, तुमने पकड़ा हुआ था, काइनेटिक एनर्जी यानी कि मैक्सिमम क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गई, और काइनेटिक एनर्जी 0 मिनिमम। और जब बॉल नीचे आके तुम्हारे हाथ में हिट की तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गई, अब पोटेंशियल 0 हो गया, पोटेंशियल क्या हो गया, 0 हो गया। और काइनेटिक मैक्सिमम मतलब कितना, पूरे सिस्टम में कितनी एनर्जी थी, बॉल के पास कितनी एनर्जी थी, 10 जूल थी। देखो ना, 10 + 0 10, यानी काइनेटिक एनर्जी पूरा का पूरा यहाँ पर क्या हो गया, 10 जूल हो गया। और जब बॉल तुम्हें हिट किया, पोटेंशियल 0, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आके तुम्हारे हाथ में मारा उसने। अगर तुम पूरा टाइमलाइन में देखोगे, तुमसे 4 सेकंड में बॉल आके गिरी, अगर हर एक सेकंड में देखोगे यहाँ पर काइनेटिक, क्योंकि मोशन बढ़ता जा रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी मतलब आफ्टर 1 सेकेंड, समझे, ये 1 सेकेंड, फिर वापस 1 सेकेंड, फिर 1 सेकेंड, फिर 4 सेकेंड में बॉल गिरी आके, ठीक है। तो एक टाइम पीरियड ये हो गया। अब देखो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, मोशन हुआ कुछ, बॉल नीचे गिर रही थी, समझो कि काइनेटिक एनर्जी हो गई 2 जूल यहाँ पर। तो पी कितना हो गया, पी हो गया 8 जूल, क्योंकि पूरे सिस्टम में 10 जूल है, इससे बाहर तो नहीं हो सकता है, इससे बाहर तो नहीं हो सकता है, ठीक है। और आगे नीचे गिरी, फिर यहां पर के, ठीक है, समझो 5 मान लो, 5 जूल मान लो, बीच में पहुंच गए तो
यहाँ पे P भी 5 जूल, तो 10 जूल हो गया। फिर यहाँ पर K और बढ़ गया, 8 जूल हो गया इस वाले डंडे में। P कितना हो गया, 2 जूल रह गया। हर जगह देखो 10 जूल का ही टोटल है, हर जगह 10 जूल का ही टोटल है पूरे सिस्टम। तो ये मैकेनिकल एनर्जी मतलब तुम्हारी 10 जूल है। कहीं पर P कम हो रहा है तो कहीं ज़्यादा हो रहा है, कहीं पे कहीं कम हो रहा है तो P ज़्यादा हो रहा है। ये कहानी थी पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी की, ये कहानी थी पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी की। इस तरीके से चीज़ें होती हैं कि कोई बॉल हमने फेंका तो वहाँ से चीज़ें समझ सकते हो। ठीक है, तो ये स्टोरी थी इसकी। यहाँ पर नोट्स लिखे हुए हैं काइनेटिक एनर्जी के डेफिनेशन और फॉर्मूला। हाँ, फॉर्मूला समझ लेते हैं, ठीक है ना, फॉर्मूला समझना है ना। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला के यहाँ पे लिखो, ठीक है, के ई ऐसे भी लिख सकते हो, के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, है ना। यानी कि मास या एम फॉर मास, यानी मास बढ़ेगा तो के ई भी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। ये चेयर बाहर रखते हैं, मास बढ़ेगा तो के ई भी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि के ई और मास में कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। साथ ही साथ वेलोसिटी बढ़ेगी तो भी के ई बढ़ेगा, क्योंकि वेलोसिटी का भी के ई से स्क्वायर डायरेक्ट स्क्वायर रिलेशन है कि नहीं, है कि नहीं है। तो ये समझ गया ना। तो वेलोसिटी बढ़ने से भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा और मास बढ़ने से भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। और ऐसा फील कर सकते हो आप, ऐसा फील कर सकते हो जैसे कि एक बॉल तुमने ना पत्थर फेंका और एक शीशा तोड़ने के लिए। तो एग्जाम्पल मैं थोड़ा सा खराब दे रहा हूँ तो उसको अडॉप्ट ना करना, लेकिन समझने के लिए बता रहा हूँ, शैतान बच्चों के लिए, ठीक है। तो एक पत्थर तुमने फेंका, स्टोन फेंका और शीशा तुम्हारा नहीं टूटा। क्यों नहीं शीशा टूटा? क्योंकि उसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी थी शायद वो इनफ नहीं थी उतनी शीशा तोड़ने के लिए। अब तुम क्या करोगे, तुमने पढ़ाई अच्छी की थी, तुमने पढ़ाई क्या की थी, अच्छी की थी पहले, तो तुम्हें पता है यार काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने के 2 तरीके हैं। काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने के 2 तरीके हैं, या तो हम वेलोसिटी बढ़ा दें, मतलब स्पीड बढ़ा दें, तो भी काइनेटिक एनर्जी हमारी बढ़ जाएगी। तुमने पढ़ाई अच्छी की थी, तुमने पढ़ाई स्कूल में अच्छी की थी, ठीक है, स्कूल में कि ट्यूशन में? ट्यूशन नाम नहीं लोगे सिर्फ, है चलो अच्छा। या फिर तुम ये सोच रहे हो कि यार पत्थर में बड़ा ले लो, मास बड़ा पत्थर ले लो भारी, तो भी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। ये दोनों फॉर्मूले दिमाग में आपके थे, ठीक है ना। तो वेलोसिटी बढ़ाने से भी काइनेटिक, यानी कि वो पत्थर को अगर तुम्हें बड़ा पत्थर नहीं मिल रहा है, उसी पत्थर को अगर तुम बहुत स्पीड से फेंक दोगे तो भी शीशा टूट सकता है ना। या फिर बड़ा पत्थर मिल जाए तो नहीं तो ज़्यादा तेज फेंकना है, ठीक है। जैसे बंदूक की गोली क्या होती है, मास तो बहुत कम होता है बुलेट में मास तो बहुत कम होता है, लेकिन वेलोसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि आर पार हो जाती है। तो एग्जाम्पल सारे कहीं ना कहीं से सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से नेगेटिव दिए मैंने, लेकिन समझाने के लिए ये ज़रूरी था, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से हम लोग अच्छा, बाकी फोर्स का तो फॉर्मूला आपको पता ही है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, ये तो आपको फॉर्मूला मालूम ही है। बाकी फॉर्मूले मैंने यहां लिखे हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी की हम लोग है ना एक डेरिवेशन निकालेंगे। पहले मैं फोर्स का यहाँ काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन बता रहा हूँ, आती नहीं एग्जाम में, लेकिन फिर भी समझ लो। देखो, मास इनटू एक्सीलरेशन, एक तो ये काइनेटिक एनर्जी का फोर्स का फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा डिस्प्लेसमेंट का एक फॉर्मूला आपको मालूम होगा। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, सही है। ये आपको 2 फॉर्मूले पता है। फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सीलरेशन और इसका फॉर्मूला ये, ठीक है। तो वर्क का फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। वर्क इज इक्वल टू, जैसे कि अभी हमने सीखा था, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सही है, सही है सर। फोर्स इज व्हाट, m इंटू ए, एंड इनटू डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हमने क्या लिखा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। ए से तो a गया, हाँ सर, ए से तो a गया, ठीक है ना। और
जो तुम्हारी, जब हम काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, यू क्या है, ये सब तो पता ही है ना आपको, वी और यू। वी मतलब फाइनल वेलोसिटी, यू मतलब, है ना भाई, एक्सीलरेशन फॉर्मूला ये है ना, वी माइनस यू अपॉन टी, याद है ना, ये हम लोग करते थे वी और यू। तो यू मतलब इनिशियल। तो जब बॉडी को हमने काइनेटिक एनर्जी दी तो यू यानी कि इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, वहां पर जीरो थी। जैसे पत्थर को तुमने फेंका, जब पत्थर को फेंकने जा रहे हो वहां पे इनिशियल वेलोसिटी क्या है तुम्हारी, जीरो है, जीरो। तो ये जीरो है, तो जीरो तो खत्म हो गया, तो बचा क्या, देख लो बचा क्या यहाँ पर, वर्क इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर, यू स्क्वायर, जीरो खत्म, तो एम वी स्क्वायर ये हो गया अपॉन टू, है ना, तो 1/2। ये वर्क का फॉर्मूला मतलब काइनेटिक एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर्मूला आ गया कि काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी मतलब इनिशियल जीरो हो गया ना फिर, तो ये हो गया तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, हाफ एम बी का स्क्वायर। तो इस तरीके से आप इसको ट्राई कर सकते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी। तो मैंने बता दिया है आपको पोटेंशियल एनर्जी, और फॉर्मूला इसका बता देता हूँ मैं पोटेंशियल एनर्जी का। ये आपका फॉर्मूला है पोटेंशियल एम जी एच। पोटेंशियल एनर्जी को आप ऐसे दिखाया करो, पी ई इज इक्वल टू एम फॉर मास, जी फॉर ग्रेविटी इंटू हाइट। हाँ बिल्कुल, जितना ज्यादा हाइट पर तुमने बॉल को छोड़ रहे हो, या बॉल को तुमने पकड़ा हुआ छोड़ने के लिए, नीचे ड्रॉप करने के लिए, फ्री फॉल होने के लिए, जितना ज्यादा हाइट पर होगा उतना पोटेंशियल एनर्जी होगा उसके ऊपर, उतना वो नीचे गिरना चाहेगी। ग्रेविटी तो खैर ठीक है, अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट ही मान लो। फिर मास, जितना ज्यादा मास होगा उसके अंदर उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, उतना ज्यादा वो हिट करेगा तुम्हें, एनर्जी लेके नीचे गिरेगा। तो ये नहीं कह सकते ग्रेविटी नीचे गिर रहा है मास की वजह से गिर रहा है, वैसे नहीं कह सकते, लेकिन हाँ पोटेंशियल एनर्जी मास की वजह से ज़्यादा से, कोई भी चीज़ भारी देखो ऊपर से फेंको, जैसे एग्जांपल के तौर पे तुम्हारे मोबाइल ही ले, अब देखो कैसे मैं बता रहा हूँ पोटेंशियल एनर्जी का मतलब समझना। तुमने क्या किया, मोबाइल से ट्राई करो घर, मतलब ऐसे ट्राई करो अपने ऊपर ही, बिल्कुल समझो तुम्हारा ये हेड है, बिल्कुल 2 इंच से गिराओ, कितने इंच से, 2 इंच से, ज़्यादा ट्राई मत करना, 2 इंच से गिराओ, तो शायद सर को तुम्हारा उतना हिट नहीं करेगा, तुम्हारे हेड में उतना हिट नहीं करेगा, ठीक है। सर तुम्हारा वही है, मोबाइल का वजन भी वही है, अब तुम क्या करोगे, हाइट बढ़ा दोगे, थोड़ा सा ऊपर से गिराओ, अब फिर देखना, तो ज़्यादा भारी चीज ट्राई ना करना, ठीक है। पर समझिए ना कि ज़्यादा तुम ऊपर से गिराओगे तो तुम्हारे सर पे मोबाइल अब हिट करने लगेगा, जोर से लगने लगेगा, जोर से कोलाइड होगा, जोर से लगने लगेगा। इसका मतलब तुमने हाइट बढ़ा दी तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, बढ़ गई। ये तुम ट्राई खुद ही कर सकते हो। हाँ सर मास का, ग्रेविटी तो ठीक है, मास का हाँ ठीक है, मोबाइल देखो कम मास का है, अगर थोड़ी भारी मास का ले लो, गिराओ, सर पे मत गिराओ, अब की बार हाथ में ट्राई करना, ज़्यादा भारी का, तो तुम फील करोगे कि मोबाइल इतना जोर से नहीं लग रहा होगा। अगर हाइट कांस्टेंट, उसी हाइट से ज़्यादा भारी चीज़ गिराओगे तो तुम्हारे हाथ में जोर से लगेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ यार मास फैक्टर है पोटेंशियल एनर्जी का, हाँ हाइट फैक्टर है पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन है। तो इस तरीके से हम लोग है ना इसका भी डेरिवेशन कर सकते हैं। भाई वर्क इज इक्वल टू क्या है, हमने देखा ना, वर्क इज इक्वल टू वॉट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या है, एम इंटू जी, है ना, हाँ सर, एम इंटू ए भी होता है, एम इंटू जी, जी भी तो एक्सेलरेशन ही है, ग्रेविटी। एस मतलब डिस्प्लेसमेंट, आपकी बार डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, एक हाइट के रूप में हो रहा है ना, बॉल यहाँ गिरी, कहीं ना कहीं तो डिस्प्लेसमेंट मतलब हाइट जैसा हुआ। हॉरिजॉन्टल होता तो डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ऊपर से एक हाइट ले सकते हैं, एम जी एच लो आ गया फॉर्मूला, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी एम जी। तो सभी वर्क है ओवरऑल, देखेंगे सभी क्या है, वर्क की ही कहानी है। तो न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे, पहले मैं आपको चैप्टर कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। तो यहाँ पे देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो भाई बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। जैसे कि मैंने अभी बॉल का एग्जांपल दिया था, किस तरह बॉल गिर रही है नीचे, और ओवरऑल जो सिस्टम में एनर्जी हर पॉइंट में 10 ही जूल हो रही है। देखो यहाँ पर भी 10 जूल ही आएगी टोटल, यहाँ पर भी 10 जूल ही टोटल आएगी, और यहाँ पर भी 10 जूल ही टोटल आ रही है। ये क्या हुआ, ये एनर्जी कंजर्वेशन है, एनर्जी कंजर्व है। एनर्जी तुम बर्बाद नहीं कर सकते हो, तुम क्रिएट नहीं कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। ये हमने बचपन में भी पढ़ा है कि हम लोग एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पावर। सो यहां तक के पहले आप नोट्स है ना कंप्लीट कर लेना, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है पावर, ठीक है ना। तो पावर मतलब क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। ये क्या लिखा है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, फिर से लिख देता हूं मैं। अरे तुम काम कर रहे हो, पर सेकेंड कितना काम कर रहे हो,
पर सेकेंड तुम कितना काम कर रहे हो फॉर द पावर। फॉर्मूले से समझ में आ जाएगा, फॉर्मूले से ही समझ में आ जाएगा पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, है ना। पर सेकेंड तुमने कितना जूल वर्क किया, एग्जाम्पल के तौर पर तुमने ना 100 जूल काम किया, कितने सेकेंड में, 2 सेकेंड में इतना काम कर लिया, तेज है। यानी कितना काम, कितनी पावर हो गई तुम्हारी, 50 वॉट। पावर को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, वॉट, हाँ ऐसा ही मतलब जूल पर सेकेंड मतलब वॉट। वॉट का मतलब क्या होता है, जूल, ऊपर जूल आया ना, जूल पर सेकेंड, ठीक है, वॉट। तो 50 वॉट तुमने काम किया। तुम्हारा जैसे मोटर है, मोटर मतलब मोटर कितने वॉट का है, बल्ब कितने वॉट का है, पर सेकेंड कितना जूल काम कर रहा है, उसका मतलब यही होता है। बोलते ना कि 100 वॉट का है, 100 वॉट का बल्ब है, 100 वॉट का बल्ब मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ, मतलब 1 सेकेंड में 100 जूल काम कर, 100 वॉट यही तो हुआ 1 सेकेंड में। जैसे यहाँ पे देखो 2 सेकेंड में 100 जूल क्या है, बोला 50 वॉट है, तो 1 सेकेंड में 100 जूल डिवाइड बाई 1 सेकेंड मतलब 100 वॉट हुआ ना। 100 वॉट का कोई बड़ी लाइट है या बड़ा कोई मोटर है ना, तो इसका मतलब ये होगा, समझ गया पावर का मतलब। तो ये था आपकी पावर की यूनिट। जनरली जो लाइट का बिल आता है वो इसी यूनिट पर आता है पावर के हमारे घर में। तो पावर इज वर्क अपॉन टाइम, जैसे कि मैंने बताया अभी, तो 1 वॉट ऑफ पावर का मतलब भी मैंने बता दिया कि इट हैज डन रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। तो 1 किलो वॉट में 1000 वॉट होता है और 1000 वॉट के लिए 1000 जूल पर सेकेंड होगा। एवरेज पावर का मतलब क्या होता है, एवरेज पावर का मतलब टोटल एनर्जी कंज्यूम अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो एवरेज पावर है टोटल कितना तुमने एनर्जी खर्चा की या वर्क किया, टोटल कितना टाइम लिया, तो एवरेज पावर हो जाएगा, ठीक है। तो कमर्शियल यूनिट भी इंपॉर्टेंट है, इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं एग्जाम में। कमर्शियल यूनिट हम किलो वॉट में लेते हैं, किसमें लेते हैं, किलो वॉट। तो किलो वॉट में तो हमने लगा पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, जैसे ई अपॉन टी। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, पावर इंटू टाइम, ठीक है। लेकिन अगर हम बोलेंगे 1 किलो वॉट पर आवर, क्योंकि हमारे जो कमर्शियल लाइट का बिल आता है वो किलो वॉट पर आवर के हिसाब से आता है। मतलब ऐसे में क्या करना पड़ेगा, ऐसे में जब आप पावर लगाओगे तो ऊपर लेना पड़ेगा किलो, मतलब ऊपर लेना पड़ेगा तुम्हें पर आवर के हिसाब से, ठीक है ना। तो मतलब यहाँ पर अगर किलो वॉट आ रहा है तो नीचे जो आप लोगे टाइम वो लोगे 1 आवर, क्या लोगे, 1 आवर, ठीक है। और ऊपर ले लो जूल, ठीक है ना। लेकिन देखो यहाँ पर आपको कन्वर्जन थोड़ा करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। जैसे मैंने बोला कि 1 किलो वॉट आवर इज 1 किलो वॉट पर आवर इज, पर आवर नहीं आएगा क्योंकि पावर है ना, आवर इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर। इज एनर्जी यूज इन 1 आवर एट द रेट ऑफ 1000 जूल पर सेकेंड। तो 1000 जूल पर सेकेंड को हम क्या बोलते हैं, 1 किलो वॉट, क्या बोलेंगे, 1 किलो वॉट। तो यहाँ पर जो मैंने बताया, तो यहाँ पर आपको फिर 1000 जूल में लेना पड़ेगा, किलो जूल में लेना पड़ेगा, किलो जूल मैं लिख रहा था, किलो जूल मतलब 1000 जूल। अगर बोलेंगे 1 किलो वॉट पर आवर मतलब 1000 जूल इन 1 आवर, इसका मतलब होता है पावर 1 किलो वॉट आवर, समझिए 1 किलो वॉट आवर मतलब ये हुआ 1000 जूल हमने 1 घंटे में काम किया, 1000 जूल का, ठीक है। तो 1 किलो वॉट पर आवर हो जाएगा, उसी को हम लोग बोलते हैं 1 यूनिट। देखो 1 किलो वॉट इंटू 1 आवर, अगर वापस हमें जूल में कन्वर्ट करना है, किसको, किलो वॉट पर आवर को जूल में कन्वर्ट करना है, तो 1 किलो वॉट 1 किलो वॉट इंटू, देखो 1 किलो वॉट इंटू आवर है ना, 1 किलो वॉट इंटू आवर। 1 किलो वॉट मतलब 1000 वॉट, आवर मतलब 3600 सेकेंड। ये फिर से हम लोग क्या कर रहे हैं, एसआई यूनिट में बदल रहे हैं, ठीक है। तो 1000 वॉट मतलब क्या, 1000 जूल पर सेकेंड। 1000 वॉट मतलब क्या हुआ, जूल पर सेकेंड। तो 1000 जूल पर सेकेंड इंटू 3600 सेकेंड, ठीक है ना। सेकेंड से सेकेंड कट गया तो ये हो गया 36000 इंटू, यानी कितना हो गया 1000 इंटू 3600। तो 1000 इंटू 3600 कितना होगा, 36 इंटू 3 2 5 हो गए 10 की पावर 5 जूल।
ये हमने बदल दिया 1 किलोवाट आवर को जूल में बदल दिया, ठीक है ना। तो 1 किलोवाट आवर मतलब क्या हुआ, देखो मतलब ये वर्क ही हुआ है, ये भी वर्क है, लेकिन कौन सी यूनिट में, किलोवाट पर आवर में। अरे भाई पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमने जो पावर लिया है वो किलोवाट में लिया हुआ है, और किलोवाट वर्क लिया है जूल में, और टाइम है आवर में। आवर ऊपर जाएगा, किलोवाट आवर इज इक्वल टू जूल आया कि नहीं। तो किलोवाट आवर मतलब एनर्जी, वर्क ही हुआ ना, वर्क। तो यहां बाद में तुम कन्वर्ट करोगे जूल में। तो किलोवाट, अगर बोले 1 किलोवाट आवर मतलब एनर्जी, इट्स नॉट पावर। अगर सिर्फ किलोवाट होता तो पावर है, किलोवाट आवर मतलब एनर्जी। वॉट सेकेंड क्या है, इट्स योर एनर्जी। हाँ देखो भाई, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। पावर हुआ वॉट में, वर्क हुआ जूल में, टाइम हुआ सेकेंड में। सेकेंड इधर ऊपर आ जाएगा तो वॉट सेकेंड बदल जाएगा। तो वॉट सेकेंड क्या है, ये वर्क ही तो है, वॉट सेकेंड वर्क है, इसी किलोवाट आवर वर्क है, ये वर्क है। अब इसको मतलब एनर्जी है, ये एनर्जी है। अब इस एनर्जी को हमने जूल बदलने का तरीका क्या पता है, किलोवाट मतलब 1000 वाट, आवर मतलब इंटू है ना 3000 सेकेंड। वॉट का मतलब क्या होता है, जूल पर सेकेंड होता है। वॉट मतलब क्या, जूल पर सेकेंड है ना, वर्क अपॉन टाइम। सेकेंड से सेकेंड कट गया, बस इन दोनों मल्टीप्लाई कर दिया। तो कुल मिला के बस ये तुम्हें एग्जाम में आता है कि आंसर आ गया 5 किलोवाट, तो तुम्हें बदलना पड़ेगा कि जूल बदलाओ 5 किलोवाट को, वो 5 किलोवाट पर आवर को, 5 किलोवाट आवर को, नॉट पर आवर, 5 किलोवाट आवर को किस में बदलो, जूल में बदलो। तो 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 होते हैं। 5 किलोवाट में तो 5 इंटू 3.6 इंटू 10 की पावर 5 जूल आ जाएगा। इस तरह हम कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ तो कर दो मल्टीप्लाई, ये सब चीज़ें थोड़ी ना छोटी छोटी चीज़ें बताई जाती हैं, ठीक है। तो 18.00 इंटू 10 की पावर 5 जूल आ जाएगा, है ना, मल्टीप्लाई करो, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम लोग किलोवाट आवर पे क्यों इतना अटके हुए थे, इसलिए अटके हुए थे क्योंकि हमारी जो कमर्शियल यूनिट है, लाइट का बिल जो भी होता है, जितनी एनर्जी खर्चा की, वो किलोवाट आवर में जोड़ा जाता है एनर्जी को, उस एनर्जी को। दिस इज नथिंग बट एनर्जी इन किलोवाट आवर फॉर्म, नॉट इन जूल फॉर्म, ठीक है ना। तो ये आपका चैप्टर था न्यूमेरिकल। अभी आपको 2 पार्ट पढ़ा दिए हैं। अभी इन 2 पार्ट के पहले हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मशीन चेक का पार्ट स्टार्ट करेंगे। ओके।